डीडी उर्दू पर। राइट टू प्रिवेसी की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सबसे अहम है, जिसमें अदालत उज़्मा की 9 जजों की आईनी बेंच ने अपने तारीखी फैसले में कहा था कि राजदारी का हक आइन के आर्टिकल 21 के तहत एक बुनियादी हक है। इसके साथ ही अदालत ने उन साबिका फैसलों को भी मुस्तरद कर दिया था जिनमें ये इशारा दिया गया था कि राजदारी को बुनियादी हक तस्लीम नहीं भी किया जा सकता। आईनी बेंच ने कहा कि हक राजदारी की हैसियत राइट टू लाइफ जैसी है, जिसकी आर्टिकल 21 के तहत जमानत दी गई है। इस फैसले के साथ ही MP शर्मा और खड़क सिंह केस के फैसलों को भी मुस्तरद कर दिया गया। अगर राइट टू प्राइवेसी की तारीफ बयान की जाए तो हक राजदारी अपने गिर्द हिफाजती हिसार कायम करने का हक है, जिसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं जो हमारा हिस्सा हैं। राइट टू प्राइवेसी हमें इंतखाब का हक देती है कि हम अपने इख्तियार वाली किन किन चीजों से किस हद तक, किस तरीके से, कितने वक्त के लिए किसी हिस्से का इस्तेमाल का मौका दें। ये इंसान के राजदारी के हक के तहत आता है कि वो अपने किसी राज को किस हद तक अफशां करना चाहता है। हमारे आइन के बाब 3 और आर्टिकल 14, 19, 21 के हवाले से हक राजदारी के हक में दलाइल दिए जाते हैं, मगर शख्सी व इनफरादी हुकूक और राइट टू प्राइवेसी 2 अलग अलग मामले हैं। इसी तरह हर शख्स खिलवत व बेतकल्लुफी और जाती मामलात की राजदारी के हक की भी ख्वाहिश रखता है। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे उस फंडामेंटल राइट की, उस बुनियादी हुकूक की जिसका जिक्र शायद आइन में तो नहीं है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हमारे मुल्क में जो हुकूक सबको दिए गए हैं, हम सब लोग उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन एक इंसान कहाँ रहता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या उसका मजहब है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी की राजदारी से मुताल्लिक़ हैं, यानी कि उसकी प्राइवेसी से ताल्लुक़ रखती हैं। आज हम राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी अदालतों ने इससे मुताल्लिक़ क्या कुछ फ़ैसले दिए हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद 2 ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। माहिर कानून मोहतरमा निशा धनराज साहिबा और हमारे दूसरे मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब रोहित भट्ट साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। आप सभी का भी आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले निशा जी से जानना चाहूँगा कि जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो कहाँ से ये लफ्ज़ आता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? क्या हम संविधान से अगर समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ राइट टू प्राइवेसी तो इसको कैसे समझेंगे, और बाद में आगे हम अदालती फैसलों पर भी बात करेंगे। देखिए, राइट तो बाद में है, पहले तो प्रिवेसी है। तो प्रिवेसी शब्द में एक व्यक्ति का जब बात होती है तो उसकी व्यक्तिगतता का अधिकार, उसकी गोपनीयता का अधिकार, कॉन्फिडेंशियलिटी का अधिकार, किससे वो बात करता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, ये सारे के सारे जो मतलब कि राइट्स हैं ये इस दायरे में आते हैं। लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए जा सकते हैं। किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, या फिर आपके जो डेटा है, जैसे मैं डेटा इसकी बात करती हूँ तो आपका डेटा किन्हीं कुछ केसेस में गवर्नमेंट के थ्रू भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आर्टिकल 21 के तहत ये लीगल है, लेकिन द पॉइंट इज़ सभी डेटा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। वो डेटा जिसको गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन है, दिस डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड। आई मीन टू से इन शॉर्ट कि प्रिवेसी के साथ जब हम राइट को कनेक्ट करते हैं, दिस इज नॉट ओनली दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेज्ड, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारे कुछ और भी लेजिस्लेशन जिसके थ्रू हम डेटा को कनेक्ट करके डेटा प्रिवेसी की भी बात करते हैं, वो भी एक तरह का राइट है जो कि आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। इसी के साथ साथ सर आप पूछ रहे हैं मुझसे प्रिवेसी शब्द जो है कहाँ डिफाइन किया गया है, तो मैं बात करना चाहूँगी कि प्रिवेसी जैसा शब्द जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। जब हमारे पास पहला केस आया इसका सतीश चंद्रा का,
1954 में, तो उस केस में सर्च एंड सीजर का जो मतलब कि वारंट था वो इशू किया गया था डालमिया ग्रुप के ऊपर। तो डालमिया ग्रुप के ऊपर जब ये इशू हुआ तो कहा कि सर्च एंड सीजर जो है उसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है डालमिया ग्रुप की वो बाहर जा रही है, दिस इज व्हाट अगेंस्ट द प्रिवेसी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब प्रिवेसी जैसा शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में दे ही नहीं रखा तो कहाँ से वायलेशन है, तो ये केस यहाँ पे हार गया। यहाँ पे कुल मिला के 8 जजेस का बेंच बैठा था। उसके बाद 1963 में खड़क सिंह का केस आया। ये एक ऐसा केस था जहाँ पे एक मतलब कि अक्यूज था, डकैती की थी, उसके ऊपर सर्विलियंस लगा दिया था यूपी एक्ट के थ्रू। तो जो सर्विलियंस लगाया था उसमें रात बेरात जो थे पुलिस ऑफिसर्स उसके घर पे जाते थे और कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी सर्विलियंस रखा करते थे। तो इस चीज के ऊपर आप यकीन नहीं करेंगे कि इस केस में 6 जजेस का बेंच बैठा। हालांकि इस केस में भी यही कहा गया कि सर्विलियंस उन्हीं लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो उस लिस्ट में शामिल हैं। तो जो सर्विलियंस लगाया है दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन इनमें से 2 जजेस थे हमारे माइनॉरिटी व्यूज में, एक जस्टिस सुब्बा राव और एक जस्टिस शाह। उन्होंने ये कहा कि जो सर्विलियंस लगाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं ये कहूँगी प्रिवेसी शब्द जो है बेसिकली इसी केस से लिया गया। उससे बड़ा जो हमारे पास जजमेंट आया वो था 2017 की जजमेंट, जो था केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 2 इश्यूज रेज किए गए थे जी। पहला केस का मतलब इसी केस में 2 इश्यूज थे। जो पहला इशू था वो था आधार कार्ड की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर कि आधार कार्ड के बेसिस पे जो आधार सिस्टम इन लोगों ने बनाया है 2009 से जो इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा कुछ पॉलिसीज को मतलब कि उन बेनिफिशियरीज को देने के लिए, और उसमें आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन चाहे वो बायोमेट्रिक है, रेटिना के थ्रू है या फिर फेशियल एक्सप्रेशन है, उनके थ्रू जो है वो डेटा सारा गैदर किया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है क्या ये बिल्कुल वैलिड है? आधार एक्ट जो हमारे पास है क्या ये वैलिड है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो था केस पुट्टास्वामी के जजमेंट का केस का वो क्या था कि क्या प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है? मैं कहना चाहूंगी जो पहला इशू था उसके ऊपर जो था पूरा 5 जजेस बेंच बैठा। इन 5 जजेस बेंच ने कई सारे मतलब कि फैक्ट्स वगैरह जांच कर ये कहा कि जो हमारा मतलब कि आधार सिस्टम है जिसको हमने मतलब कि जिसके बेसिस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम सेंट्रलाइज सिस्टम में इकट्ठा कर रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बड़ा सवाल यानी वहां पर भी तब भी यही निकल करके आया था कि ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं। रोहित जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या जब हम बात करते हैं संविधान के पार्ट 3 की हम बात करते हैं, उसके बाद हम चाहे आर्टिकल 14, 19 या 21 की बात करते हैं, क्या कहीं इसमें कुछ इस तरह का जिक्र आता है कि जिसको हम समझने की कोशिश करें प्रिवेसी से? देखिए प्रिवेसी जो वर्ड है जैसे निशा मैम ने बताया है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारे किसी कानून में कहीं पे भी बताया नहीं गया है इसके बारे में। इसका जो अर्थ है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट से निकल के आया है। जुडिशरी ने कहीं ना कहीं जब केसेस उनके पास आए, उनके पास ऐसी सिचुएशंस आई तो उन्होंने इस वर्ड को कहीं ना कहीं इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 21 के डोमेन में रखते हुए। क्या राइट टू लाइफ में कहीं कुछ इसको हम नहीं शामिल कर ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर ही इन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर इसको डोमेन में रखते हुए प्रिवेसी को जजेस ने इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एक व्यक्ति की अधिकार है उसको जीने का और अच्छी तरीके से लिबर्टी के साथ जीने का, तो कहीं ना कहीं प्रिवेसी उसको मिलनी चाहिए इस चीज के लिए, तभी वह अपने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को अच्छे से कर पाएगा, अपने साथ उसको जी पाएगा, उसके साथ रह पाएगा। तो इसलिए राइट टू प्राइवेसी उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको एक राइट दे रहे हैं प्राइवेसी का। कई जगह ऐसी होती है जहां पे हमें आपका ये राइट लेना भी पड़ेगा, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जैसे एक मैटर था जहां पे इशू उठा कि एक डॉक्टर ने, एक हस्बैंड वाइफ का मैटर चल रहा था, तो हस्बैंड का HIV पॉजिटिव होना वाइफ को बता दिया था, जिसको हस्बैंड ने चैलेंज किया था कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा था कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है क्योंकि वो आपका पार्टनर है, तो उसका भी अधिकार है ये जानने का कि आपको क्या बीमारी है और क्या चीज नहीं है। तो वहां पे कोर्ट ने इसमें ये बोला है कि ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि ये राइट ऐसा है जिसको कोर्ट्स और गवर्नमेंट ये देखेंगी कि ये इसका अधिकार किस तरीके से यूज किया जा सकता है आम जनता के लिए, किस चीज में आम जनता इसको अधिकार ले सकती है। जैसे एक केस हुआ था उसमें सवाल उठा था कि क्या एक व्यक्ति का अगर कोई फोन टेप करता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो क्या वहां पे उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा था कि ये राइट टू प्राइवेसी के साथ इसको देखते हुए कहा था कि अगर आप किसी व्यक्ति का फोन टेप करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं अनाधारिक तरीके से या किसी आधारिक वे में, तो भी
विदाउट कोर्ट्स परमिशन आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को इंपैक्ट कर रहे हैं और उनकी प्राइवेसी पे आप कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो व्यक्ति किस चीज के बारे में क्या बातें कब कर रहा है। अगर आप उसकी ऐसे टेपिंग करेंगे तो वो उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को कहीं ना कहीं करेगा, उसकी जो प्राइवेसी है उसके ऊपर इसका जो है असर पड़ रहा है। निशा जी से जानना चाहूंगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो आखिर कौन कौन सी चीजें इसके दायरे में आती हैं? क्या हमने कुछ कंडीशंस इसके अंदर लगाई हैं कि जिसको हम कह सकें, हमारा एक व्यूअर ये जान सके कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जब वो कह सकता है कि नहीं ये मेरी जो है प्राइवेसी है? देखिए, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट इज आंसर इज गिवन केस पुट्टास्वामी जजमेंट ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट है कि नहीं, तो उसमें हमारे पास 9 जजेस का बेंच बैठा था, जिसके अंदर जस्टिस चेलामेश्वर, उन्होंने ये कहा था जब हम प्रिवेसी की बात करते हैं आर्टिकल 21 में, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दायरे में क्या क्या आता है। जो क्वेश्चन आपने पूछा, इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी निजता का अधिकार है, उसको जो कुछ भी हो सकता है आपके निजी, लाइक आपका फैमिली का, आपके कॉरेस्पॉन्डेंस का, आपके बच्चों का, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, दिस इज कमिंग अंडर द सेम। द नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन प्रिवेसी। जिस चीज, जो ऐसे फैक्ट्स जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन को डील करते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं आपकी प्रिवेसी का आधार हैं, आर्टिकल 21 के दायरे में आते हैं। द नेक्स्ट इज डिसीजनल प्रिवेसी। आपने किसी क्वेश्चन को लेके क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या अपना मत दिया, ये भी आपकी प्रिवेसी के दायरे में आता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आंसर वाज गिवन इन द केस ऑफ केएस पुट्टास्वामी बाय जस्टिस चेलामेश्वर ओनली, दैट प्रिवेसी के दायरे में आता क्या क्या है। इसके अलावा ये तो खैर हमारे पास अब जाके ये जजमेंट्स आनी शुरू, सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि जुडिशियल प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल था, जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत अच्छा था हमारे राइट टू प्रिवेसी को लेके। लेकिन आप ये देखें 1948 में हमारे पास जो था यूनाइटेड नेशन का यूडीएचआर आ चुका था, और उसमें आर्टिकल 12 ये कहता है कि बेसिकली जब कभी भी हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स के दायरे में भी प्रिवेसी शब्द आता है। इन रिलेशन टू प्रिवेसी नो वन इज हैविंग एनी राइट टू पोज द आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस इन रिलेशन टू व्हाट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर अगेन फैमिली, या फिर यू कैन से कि ऐसा डेटा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या आपकी फैमिली से रिलेटेड है या कॉरेस्पॉन्डेंस का है, एजुकेशन का है। डेटा तो की आपने बात की है, इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। रोहित जी से भी जानना चाहूंगा कि जहां हम अब बात कर रहे हैं प्राइवेसी की, यहाँ डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के दिन जब हम बैठे हैं, बहुत सारे, हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, उसके अंदर जब भी वो कोई ऐप डाउनलोड करता है तो वहाँ एक्सेस मांगा जाता है, तो बहुत सारा डेटा है, हम सबका डेटा मौजूद है। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं प्राइवेसी की, किस तरह से इसको मेंटेन किया जाए, किस तरह से इसका तालमेल बिठाया जाए? देखिए, हमारे संविधान में हमेशा जब भी कोई चीज ऐसी उत्पन्न होती है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया गया है, जो अगर संविधान में मौजूद नहीं होता तो जैसे मैंने बताया जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के द्वारा किया जाता है। अब आपने बात की डाटा प्रोटेक्शन की, तो इसके तहत काफ़ी पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुई और पार्लियामेंट ने समय समय पे डिफरेंट बिल पास किए, जिसके बाद अब उन्होंने एक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू की है। उस एक्ट के तहत ये जानकारी देना कि हर ऐप को, देखिए आप पहले कोई ऐप डाउनलोड करते थे उसमें शायद आपको परमिशन के लिए नहीं बोला जाता था, लेकिन आमतौर पे आज की डेट में जैसे ही एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई है, एडवांसमेंट हो गई है, तो एक उनके ऊपर बाध्यता लगाई गई है कि अगर आप कोई भी ऐप देंगे तो आपको उसका एक पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें ट्रैक कर रहे हैं, आप उस स्मार्टफोन से क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही आया है, जिसके अनुरूप यदि आपके पास एक चॉइस दी गई है कि आप उसमें उसको बंद कर सकते हैं कि मैं ये डाटा इस ऐप के साथ शेयर कर सकता हूं या नहीं, पहले आपके पास ये चीजें नहीं थी। दूसरा, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये इसलिए है कि आज की डेट में स्मार्टफोन जो इंसान की जिंदगी के साथ इस तरीके से जुड़ चुके हैं कि आपकी हर चीज की खबर उस स्मार्टफोन में, आप किससे बातें कर रहे हैं, आप कहाँ कोई पेमेंट कर रहे हैं, आप कहाँ गए हैं, आपकी लोकेशन क्या है, तो उस सब को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसका मिसयूज ना हो। क्योंकि आपने कई बार देखा, अभी एक पीछे केस हुआ था, उसमें एक व्यक्ति जो दिल्ली में मौजूद था, उसके डीएनए ट्रेसेस या उसकी इंफॉर्मेशन एक साइट पे पाई गई जो चेन्नई में एक क्राइम अगेंस्ट हुआ था। तो उसमें पुलिस के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है ये देखना कि क्या वह व्यक्ति यहाँ मौजूद था या नहीं था। तो जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो बेसिकली इसीलिए लागू की गई है कि आपका जो
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद और इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद उसका जो मिसयूज हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, आपका जो निजी डाटा है वो किसी भी व्यक्ति के पास आसानी से ना जाए, आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, आप उस खाते में कितने पैसे रखते हैं, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, वो सब आपका एक निजी, आपकी एक प्राइवेसी है जिसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया है सन 2023 में। ये तो तमाम ऑनलाइन डेटा की बात हो गई, इसके अलावा ऑफलाइन डेटाज भी होते हैं, डॉक्टर्स के पास जो लोग जाते हैं कंसल्ट करते हैं। आपने भी एक इसके अंदर वाकये का जिक्र किया है जिसके अंदर हस्बैंड के HIV पॉजिटिव होने की इत्तला वाइफ को दे दी गई और कोर्ट ने उसको सही माना। ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं, डॉक्टर्स के पास ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, अगर वो हस्बैंड वाइफ के अलावा अगर वो कहीं और रिवील हो जाती है, उससे कहीं और लीक हो जाती है, तो ऐसे हालात में क्या वाकई कोई कानून है इस तरह का जहाँ उसको सज़ा दिलवाई जा सके, या एक इंसान खड़ा होकर के कह सके कि नहीं मेरी जो प्राइवेसी है इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है यहाँ? जी देखिए, आप इसको आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में भी चैलेंज कर सकते हैं जहां पे आपको फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं। दूसरा जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाई गई है उसमें भी इस चीज के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसी अनियमितता होती है जहां पे आपका डाटा इनवॉलेंटरी आपकी मर्जी के बिना कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि उनको सजा दी जा सकती है। साथ में कोर्ट यहां तक कर सकता है कि जैसे कोर्ट ने इसी एक्ट के अंदर यह बताया है, पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेशन ने यह बताया है कि अगर कोई ऐप या कोई व्यक्ति या किसी से आप अपना डाटा शेयर कर रहे हैं तो यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि उस डाटा का काम निकलने के बाद उसको वह डाटा डिलीट करना पड़ेगा, और अगर वह डाटा ऐसा डिलीट नहीं करता है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। 2017 में फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का जिसका आपने जिक्र किया, और उसके बाद आज हम देखते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है, हम बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं। अगर हम इंटरनेशनली देखने की कोशिश करें तो हम इस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने में दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कितना कामयाब हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी वाज द फर्स्ट कंट्री टू टेक द इनिशिएटिव एंड मेड द लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन। जर्मनी के बाद USA, UK और अब इंडिया। 2023 में इंडिया जो है साउथ एशियन कंट्री है। साउथ एशियन कंट्री होने के नाते उसने जो हमारा यूरोपियन यूनियन का लॉ है GDPR, उसके कई हद तक कई एक्सटेंट कवर करते हुए DPDP एक्ट बनाया है, और ये इतना आसान नहीं था। DPDP एक्ट को अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो DPDP एक्ट में इंक्लूड होनी बाकी है, लेकिन हाँ, किस हद तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इंटरनेशनल लेवल पे डेटा जो हमारा ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसिट होता है, किन किन रेगुलेशंस को मानना चाहिए, किन कंट्रीज़ में हमें जो है डेटा ट्रांसफ़र करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए DPDP एक्ट बहुत ही सक्षम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन का GDPR सिस्टम है। अगर मैं कंपैरिजन में लेकर आऊँ GDPR सिस्टम को DPDP एक्ट के बीच में, तो GDPR सिस्टम जो है बेसिकली ये डेटा ट्रांसफ़र की बात कहीं नहीं करता, लेकिन हमारा जो सेक्शन 16 है DPDP एक्ट का, वो ये कहता है कि डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए मेरी खुद की कंपनी है, लेकिन ये सब्सिडरी कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो जर्मनी में है जी। अब जितने एम्प्लॉयज़ मैंने यहाँ पे रिक्रूट किए, इनकी सैलरी तो जर्मनी से ही आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने एम्प्लॉयज़ मेरे पास हैं, इनका डेटा मुझे ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन अगर मैंने ये डेटा आपकी कंसेंट के बगैर ट्रांसफ़र किया उस कंट्री में, जर्मनी इज़ द कंट्री, ये तो चलो हमारी लिस्ट में आती है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्री जो कि हमारी लिस्ट में है ही नहीं जी, तो यहाँ पे मेरी कंपनी के ऊपर पेनल्टी जो इम्पोज की जा सकती है बाय द DPDP एक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका प्रोविजन दिया गया है। बिल्कुल 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी जो है यहाँ पे इस एक्ट के तहत लगाई जा सकती है, एंड यू आर बाउंड टू पे इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इनफैक्ट जब हम इंटरनेशनल लेजिस्लेशन की बात करते हैं, चाहे आप USA ले लो, UK ले लो, जर्मनी ले लो, या फिर यूरोपियन यूनियन का GDPR सिस्टम ले लो, इन इंटरनेशनल लेवल सिस्टम पे हम 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं, N, C, तीसरा हमारा A, चौथा हमारा I, एंड द लास्ट इज E। ये जो एब्रिवेटेड फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। द फर्स्ट इज N, इट मीन्स नोटिस जी। द कंपनी हैज टू सर्व अ नोटिस टू यू कि बेसिकली वी आर सीकिंग योर डेटा ऑन सो एंड सो पर्पस। A, ये था N, दूसरा था C, यू हैव टू गिव योर कंसेंट। अनलेस यू गिव योर कंसेंट, आई कैन नॉट यूज योर डेटा। जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे तब तक मैं डेटा यूज नहीं कर सकती। अगर मैंने आपकी कंसेंट दिए बगैर डेटा यूज कर लिया किसी और पर्पस के लिए, या फिर आपने डेटा जिस पर्पस के लिए मुझे दिया था
मैंने इस चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया तो डेफिनेट दिस इज व्हाट कि यहाँ पे डीपीडीपी एक्ट लगाया जा सकता है। वो कंसेंट किस तरह से मिलता है, अगर आप एक कस्टमर अगर जानना चाहे कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी है, मैंने गूगल फॉर्म दिया 30 एम्प्लॉयज़ को, मैंने कहा आप इसको फिल करो। उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने, जैसे मान लीजिए 25 लोग थे, उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे गूगल फॉर्म फिल करके दे दिया। और इस गूगल फॉर्म में ना केवल उनकी जानकारी थी, नाम था, पता था, उनके बच्चों का भी नेम वगैरह था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। लेकिन उनमें से 5 लोग थे जो कि गूगल फॉर्म की जानकारी नहीं रखते, तो उन्होंने रिटर्न में मुझे एप्लीकेशन मतलब कि रिटर्न में उस फॉर्म का लेके फिलअप करके दे दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीपीडीपी एक्ट क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल है? मैं आपको वही चीज़ NAI के हिसाब से समझाना चाहती हूँ। N फॉर नोटिस, मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका डेटा जो है इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। C कंसेंट आपको देनी पड़ेगी, जो कंसेंट मैंने ली, हालांकि उसमें डिस्क्लेमर था, टर्म्स एंड कंडीशन थी, लेकिन लोग जल्दबाजी में थे, उन्होंने नहीं देखा, सबमिट हो गया। उसके बाद आता है हमारा A एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि मेरी कंपनी उसको एक्सेस करेगी, लेकिन अगर मैंने डेटा किसी और कंपनी यानी कि जर्मन की पेरेंट कंपनी को भेजा है तो इसकी परमिशन आई हैव टू टेक फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। द नेक्स्ट इज व्हाट I इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। जो डेटा मैं गैदर कर रही हूँ उसके ऊपर मैंने सर्विलेंस क्या रखा है, क्लाउडिंग कौन सी है, कौन सा सिस्टम है, सीसा का है, पीसा का है, ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट कि यहाँ पे जो है इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा जो हम गैदर करते हैं जी, उसकी सर्विलियंस एंड उसका जो सिक्योरिटी है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे जरा सा भी प्रॉब्लम रेज, मतलब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे मैं अगर चूक हो गई बीच में कहीं मेजर्स ना रखूं तो पूरा का पूरा डेटा जो है हैक हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट इज व्हाट E इन्फोर्सिबिलिटी, की इन केस जहाँ पे चूक मेरे पार्ट से होती है या फिर आपके पार्ट से होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। ये साइबर स्पेस है, यहाँ पे जुरिस्डिक्शन इज द बिगेस्ट इशू। तो किस तरीके से डीपीडीपी एक्ट इसको सॉल्व करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम इन पैरामीटर्स को फॉलो करने के बाद ही हर कंट्री जो अपना लेजिस्लेशन बनाती है, इनफैक्ट डीपीडीपी एक्ट में भी इसी चीज़ की बात की गई है। तो उसके बेसिस पे आई एम बैक टू माय इलस्ट्रेशन कि अगर मैंने यहाँ से डेटा जो है पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर किया इंडियन गवर्नमेंट की कंसेंट लिए बगैर, तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन मी। ये तो हमने कंपनीज की बात की है, लेकिन आप भी एक रिसर्चर हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए हमें अलग अलग रिसर्च की जरूरत पड़ती है, सर्वेज किए जाते हैं। तो जहाँ ये रिसर्च और सर्वे होते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि कहीं इसमें हम प्राइवेसी का कहीं ब्रीच तो नहीं हो जाता? कहीं बिल्कुल होता है। आप ये देखिए कि एक इंडिया का प्रोग्राम बना था 2015 में, ये था डिजिटल इंडिया एंड इकॉनमी के ऊपर, नॉलेज इकॉनमी के ऊपर। नाउ द पॉइंट इज इसके अंदर जो थे हमारे 9 प्लान्स थे। इन 9 प्लान्स में से कुछ थे हमारे ब्रॉडबैंड हाईवेज को लेकर या फिर मोबाइल के कनेक्टिविटी को लेकर, ई क्रांति को लेकर। और आप देखेंगे कि हेल्थ सिस्टम के रिकॉर्ड पे यहाँ पे बहुत सारे वायलेशंस हुए हैं, क्योंकि डेटा रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा गैदर करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो उसके ऊपर आपने सिक्योरिटी लेयर क्या रखा हुआ है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग? उसको देखिए कंट्रोल करने के लिए हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ई क्लाउड सिस्टम होता है, आपने कौन सा मतलब कि मॉडल अपने उसके अंदर अप्लाई कर रखा है, वो सब चीज़ें जो हैं बेसिकली हमारे IT के थ्रू आती हैं। एंड डिपेंड करता है कि जब कभी भी आप किसी भी मतलब कि तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन देते हो तो यू हैव टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस टू, कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट एक्सटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं कहना चाहूँगी कि जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, जो भी मोबाइल फोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनको टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिटेल में पढ़नी चाहिए, जो हम नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब भी कभी हम किसी ऐप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले एक्सेस मांगा जाता है और उसको एक्सेस देने के बाद सब अपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अंदाज़ा नहीं होता कि आपका डेटा कहाँ तक जा रहा है। मुझे लगता है कि आज के इस टॉपिक पर अभी तक जो बातचीत हुई वो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। लेकिन अभी यहाँ एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इसी मौजू पर स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। आज हम बात कर रहे हैं राइट टू प्राइवेसी की। आखिर कितना अहम है ये मुद्दा, अब इस पर स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। जी, किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून पैनलिस्ट, मेरा नाम जसमन है और मेरा सवाल निशा मैम से है कि प्राइवेसी को ब्रीच करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्राइवेसी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा राइट जहाँ पे मतलब कि जो आपसे रिलेटेड है, आपकी फैमिली से रिलेटेड, कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है, लेकिन अगर इसका ब्रीच होता है, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है,
मैं ऑनलाइन की बात ज़्यादा करूँ क्योंकि आज के दुनिया में बेसिकली इट्स अ बिग डेटा, वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजी ओनली। तो यहाँ पे बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, हैकिंग हो जाएगा आपका, डेटा डिडलिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम, फिशिंग, स्मिशिंग, आप ई फार्मिंग जो मतलब कि डिजिटल को लेकर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम्स हैं, इन सब का खतरा बना रहता है। तो बेहतर है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ें, किस ऐप के साथ आप डील कर रहे हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कुछ थोड़ा टाइम देकर अगर इन ऐप्स को आप रीड करेंगे तो इनकी मतलब कि जो चीज़ें हैं आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। यानी टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ें और जो भी आप अपने तरफ से एहतियात रख सकते हैं वो ज़रूर एहतियात रखें अपनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। गुड आफ्टरनून पैनलिस्ट्स, मेरा क्वेश्चन सर से है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री का बेस्ट है जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेसी लॉ है, एंड इंडिया को बेस्ट प्राइवेसी लॉज बनने में, नंबर 1 बनने में कितना टाइम लगेगा? जी, ये आपके प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखता है और आपकी तजुर्बे से भी ताल्लुक़ रखता है, तो मैं चाहूँगा आप देखिए, रोशनी जैसे डालें। निशा मैम ने अभी बताया जर्मनी वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द प्राइवेसी लॉ, उसी तरीके से इंडिया में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। हर लॉ, जब कोई लॉ इम्प्लीमेंट होती है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स धीरे धीरे सामने आते हैं और साथ के साथ उसकी डेवलपमेंट होती चली जाती है। अब जब हमारी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आई है, ये कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ भी काम करती है, उसके साथ भी कारगर है। तो डीपीडीपी एक्ट जो आई है, इससे पहले प्रिवेसी को लेके कोई भी एक्ट नहीं थी और आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही इसमें ले सकते थे। अब डीपीडीपी एक्ट के तहत आप जाके निजी कोर्ट्स में एफआईआर भी करा सकते हैं, जहां पे आपका साइबर कोर्ट्स, साइबर पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं, जहां पे अगर आपके साथ कोई ऐसा हुआ है जहां पे आपकी प्राइवेसी, जो आपका डाटा है उसको कलेक्ट किया गया है और उसका मिसयूज किया गया है, तो आप साइबर सेल्स में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और साथ में डीपीडीपी एक्ट, ये सारी एक्ट्स एक साथ मिलकर काम कर रही है। और आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और साइबर आपका ये बढ़ रहा है, तो हो सकता है और पार्लियामेंट ऐसी एक्ट्स इनेक्ट करे जो इनके साथ मिलके काम करे और उसमें हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। इसमें साथ के साथ हमारी जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट तो एक्ट्स बनाएगा, उसको इनेक्ट करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन एज अ इंडिविजुअल हमारी ये जागरूकता होनी बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से किस व्यक्ति को, किस ऐप को, अपने किस डाटा की कितनी एक्सेस करें। जैसे आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का इतना जमाना है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है। तो जहां आप ये चीजें पोस्ट करते हैं तो उसकी वजह से एक आपका डाटा कलेक्ट हो रहा है कि हाउ यू वॉक, हाउ यू डू थिंग्स, आप किस तरीके से चीजें कर रहे हैं। और जो स्कैमर्स होते हैं, जो फिशिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं, आपके उस डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को, जिसको कहते हैं इंपर्सोनेशन, वो आपको इंपर्सोनेट करके, आजकल आपने देखा एक स्कैम चल रहा है व्हाट्सएप पे, लोग पैसे मांगते हैं आपकी आईडी बना के। तो ये सारी चीज कब होगी कंट्रोल में, जब आप भी उसके साथ जागरूक होंगे। पार्लियामेंट तो यानी आप अपने डेटा के ऊपर खुद ही सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। जब तक आप अपने डेटा को मॉनिटर नहीं करेंगे कि आप क्या डालना चाह रहे हैं सोशल मीडिया में, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो हमेशा कभी भी कुछ भी पोस्ट करें तो सोचें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आपने एक्सेस किन को लिमिट की गई है, आप किन को वो डाटा दिखाना चाह रहे हैं, कहां पे आपने रिस्ट्रिक्ट की है। मतलब अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा अगर हम एक्टिव हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं हमारा डेटा भी जो है मुस्तकिल वो आगे बढ़ रहा है, जा रहा है। और जैसे कि आपने बात कही कि सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों के खुद अलर्ट रहने की है, जागरूक रहने की है, बेदार रहने की है, और उसी जागरूकता के लिए, उसी बेदारी के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम लेकर के आते हैं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जागरूक हों, बेदार हों, अपने राइट्स को जाने, अपने हुकूक को पहचाने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन निशा मैम से है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इंश्योर करते हैं जब वो थर्ड पार्टी के साथ या फिर क्लाउड सर्विस के साथ अपना डाटा शेयर करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द लीगल एक्ट है। आज के टाइम पे हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो ई क्लाउड के ज़रिए जो है सिक्योर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और ये गलत नहीं है। आप ये देखिए कि जो ई क्लाउड के ज़रिए हम सारा डेटा सिक्योर करते हैं वो ज़रूरी भी है, एक तरह का सर्विलियंस है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी चूक होती है, क्वेश्चन आता है कि डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा क्योंकि जब डीपीडीपी एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, डेटा प्रिंसिपल, द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द डेटा। दूसरा, हमारा जो है डेटा प्रिंसिपल के अलावा डेटा फिड्यूशरी। तो मैं कहूँगी जो डेटा आपसे ले रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है, वे जो है हमारे डेटा फिड्यूशरी की कैपेसिटी में आते हैं। डीपीडीपी एक्ट का सबसे बड़ा रोल जो है ये पेनल्टीज इंपोज करता है डेटा फिड्यूशरी के ऊपर। उनकी ड्यूटीज़ हैं, अगर वो चूक जाते हैं ड्यूटीज़ के अंदर तो डेफिनेटली दे विल हैव टू पे द पेनल्टी विच हैज़ बीन गिवन और डिसाइडेड बाय द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इन दिस एक्ट।
सो दिस इज हाउ वी आर डीलिंग विद द ई क्लाउड डेटा जो कि स्टोरेज में सर्विलेंस में रखा जाता है। यानी देखा जाए तो डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं बिल्कुल। इस कानून के तहत, दोनों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा सर से क्वेश्चन है कि जो डीपीडीपी एक्ट है वो हमें कैसे प्रोटेक्शन देता है पर्सनल डाटा को इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में? जी देखिए, डीपीडीपी एक्ट में जैसे निशा मैम ने अभी पहले समझाया था कि इसमें नोटिस देना होता है कि आप अपना डाटा, जो आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, उसके बाद आप उसकी कंसेंट देंगे। तो जब ये कंसेंट आती है तो उसके बाद अगर उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिसके लिए वो नोटिस दिया गया था और जिसके लिए आपने कंसेंट दी थी, वो स्पेसिफिक पर्पस अगर खत्म हो जाता है, वो जो डाटा उनको बनाना था जिसकी वजह से चाहे उन्होंने कोई सर्वे किया है वो सर्वे खत्म हो जाता है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो डीपीडीपी एक्ट में ये प्रोविजन है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट जिसके लिए वो डाटा क्रिएट किया गया था, आपको अनिवार्य है कि आप उस डाटा को बाद में डिलीट कर दें और उस व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाए कि सच एंड सच थिंग हैज बीन डन, आपका डाटा यहां से डिलीट कर दिया गया, हमारे सर्वे कंप्लीट हो गया है। तो डीपीडीपी एक्ट कहीं ना कहीं यह प्रावधान देता है कि अगर आपने किसी डाटा के यूज के लिए कंसेंट दी है, उसका यूज वहां पे हो चुका है, एक तो आप उसको किसी और चीज के लिए यूज नहीं करेंगे, दूसरी चीज अगर आपका वो यूज स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो गया है तो आपको वो डाटा वहां से डिलीट करना होगा, आप उसको किसी थर्ड पार्टी को या थर्ड पार्टी राइट्स उसमें क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसमें लायबल होके आपको सजा का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। जुर्माने की अगर बात करें, इसमें किस हद तक कितना जुर्माना बढ़ाया गया है? अगर हम लिमिट की बात करते हैं, कितना लग सकता है? इसमें एज सच कोई स्पेसिफिक लिमिट कोई तय नहीं है। इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ द डाटा, डाटा किस तरीके का था, कितना सेंसिटिव डाटा था। अगर वह डाटा नेशनल सिक्योरिटी का इशू क्रिएट करता है तो उसमें क्रिमिनल प्रावधान भी है और एक्ट्स है जिसके अंडर उनके 50 लाख से लेकर 1 1 करोड़ तक के भी उसमें शायद प्रावधान उसमें दिए गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। माय नेम इज़ खुशी एंड मेरा क्वेश्चन निशा मैम से है। जैसे कि व्हाट्सएप और अदर ऐप्स भी हैं जिसमें वो पहले परमिशन मांगते हैं, जैसे आपने बोला कि इट इज़ नेसेसरी, बट अगर हम उस परमिशन को डिक्लाइन कर दें तो वी कैन नॉट यूज़ दैट ऐप, हम ऐप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इजंट दैट फोर्सिंग द कस्टमर की, कंज्यूमर की आपको करना ही पड़ेगा? बिल्कुल है, ये एक्सेसिबिलिटी को डिनाई कर रहा है। तो डेफिनेटली इन लोगों ने, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास सर्विसेज वगैरह हैं, चाहे वो ऐप के ज़रिए है या फिर वेबसाइट्स के ज़रिए हैं या कुकीज़ के ज़रिए हैं, अक्सर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एक्सेप्ट द कुकीज़ या फिर टर्म्स एंड कंडीशन। अगेन आई विल रिपीट द सेम पॉइंट कि टाइट्स जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे दे रखे होते हैं उसको 5 मिनट लगा के आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रीजन क्या है। लेकिन उसके पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे नहीं बताया कि आप डिनाई कर जाते हैं तो आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी। ऐप या आपकी लोकेशन भी अगर आप मना कर दो तो वो ऐप या फिर जो साइट है वो काम करने में बिल्कुल स्लो हो जाएगी। यहाँ पे तो जरूरत है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता किसी के पास। अगर आपको उस ऐप को यूज करना है तो आपको उनकी कंडीशंस को मानना ही पड़ेगा, उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक बड़ा वायलेशन बनकर के सामने आता है कि जहां पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं होता। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन है मैम से। मैम, राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अंदर इंडिविजुअल्स के क्या राइट्स होते हैं जिससे रिगार्डिंग टू द एक्सेस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्योंकि हम ही क्रिएटर हैं, उस डेटा को बनाने वाले, साइबर स्पेस को बनाने वाले, हमारा ही डेटा जाता है, चाहे वो पिक्चर्स के थ्रू हो या फिर हमारा खुद का इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूँगी, हम गूगल मैप यूज़ करते हैं और आपको पता लग जाता है कि कहाँ ट्रैफिक है, तो अल्टीमेटली हम ही क्रिएटर हैं। लेकिन द पॉइंट इज कुछ डेटा ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके आइडेंटिफिकेशन है बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। द सेम इज डन बाय द गवर्नमेंट। बट आपका जो क्वेश्चन अगर वायलेशन होता है तो उसमें मतलब कि मेरे क्या राइट्स हैं, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। जब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास सिविल एंड क्रिमिनल दोनों तरीके से रेमेडीज़ होती हैं। पहले मैं सिविल रेमेडीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी और यहाँ पे हम जो है डेटा प्रिंसिपल हैं। तो डेटा प्रिंसिपल होने के नाते सेक्शन 8 जो है हमारा डीपीडीपी एक्ट का, वो ये कहता है कि बेसिकली अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर उसका प्रॉपर तरीके से, जिनको आपने इन्फॉर्मेशन दी है, मिसयूज़ होता है या फिर प्रॉपर तरीके से आपने जो है यू कैन से कि मेजर्स वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पे पेनल्टी का प्रावधान है। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ है ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। तो आपके पास, जैसे सर ने बताया कि हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं। आर्टिकल 32 में यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 22-26 इज देयर, यू कैन फाइल योर रिट पिटीशन द हाई कोर्ट। इसके अलावा 142 है सुप्रीम कोर्ट, कई सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा
जैसे मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूंगी, एक लड़की है, उसका वीडियो जो है पूरा का पूरा आपने अपलोड कर दिया जी यहाँ पे सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो चुका है, तो उस सिचुएशन में मेरे राइट्स क्या होंगे? तो यहाँ पे ये सिविल नहीं है, ये पूरा का पूरा क्रिमिनल ले गया है। तो क्रिमिनल जब हो चुका है तो यहाँ पे आईटी एक्ट आ जाएगा, यहाँ पे प्रिवेसी जो है आईटी एक्ट में जो सेक्शन 66E में दे रखा है वो लग जाएगा, एंड प्लस क्रिमिनल ऑफेंस होने के नाते यहाँ पे मतलब कि कई और भी प्रावधान है जो गवर्नमेंट के थ्रू दे रखे हैं हमारे आईपीसी में या बीएनएस में, वो सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे आके लग जाती है। इसी के अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी कि ऐसा अगर किसी के साथ होता है कॉमन पब्लिक के साथ, तो उसमें हमारे पास जो एक हेल्पलाइन नंबर होता है 1930, तो इमीडिएटली आपको जो अपनी जो मतलब कि प्रॉब्लम है उनको बतानी मस्ट है। ये नंबर नोट कर लीजिए 1930। मैडम इस वक्त बता रही हैं तो मुझे लगता है हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी नोट करने चाहिए 1930 जी। इसके अलावा 112 भी है, पुलिस को भी सीधा आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉमन पब्लिक होने के नाते हमें ये हेल्पलाइन नंबर्स का पता भी होना चाहिए जी, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एक सवाल और आ रहा है मेरे पास, और ये मैं रोहित जी से पूछना चाहूँगा कि जो बहुत सारी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर सर्विलांस के लिए कैमरे लगे हुए होते हैं, तो क्या वहाँ पर ऑडियो सर्विलांस जो है वो भी लाजमी है या उसको इससे अलग रखा गया है सर्विलांस में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट के बाद ये कहा गया कि आपको जितने भी पब्लिक ऑफिसेज है उसमें कैमरा सर्विलेंस रखनी ज़रूरी है, जिससे एक नियमितता को देखा जाए कि किस तरीके से कार्य हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग अगर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लिखवाने जाते थे उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था या पुलिस ऑफिसर्स अच्छे से कार्य नहीं करते थे। तो उस चीज़ को नियमितता में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली एज जिसे कहते हैं एक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले स्टार्टिंग में वहाँ पे कैमरे इंस्टॉल कराने शुरू किए गए। तो उस समय में कैमरे जो इंस्टॉल किए जाते थे उसमें सिर्फ सर्विलेंस ली जाती थी, आप ऑडियो यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें कई डिस्प्यूट राइज हुए, कुछ चीजें हुई, तो उसके बाद ये लागू किया गया है कि जो पब्लिक प्लेस जहां पे आपका एक रिसेप्शन एरिया होता है, जहां पे पब्लिक डीलिंग होती है, वहां पे आप कैमरे में ऑडियो एक्सेस भी दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और किसी भी जगह पे आप ऑडियो एक्सेस नहीं देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ कैमरे की सर्वेलेंस रखेंगे, कोई ऑडियो एक्सेस नहीं होगी। लेकिन एक वकील के तौर पर माना कि आपका पुलिस से रिलेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, तो लेकिन आपने सबसे ज़्यादा पहले जिक्र थानों का ही क्यों किया कि वहाँ काम नहीं होता है? क्या उसी वजह से तमाम जितने पब्लिक ऑफिसेज हैं उनके ऊपर कैमरे जो हैं लाजमी कर दिए गए? देखिए, ऐसा पब्लिक ऑफिसेज में कैमरे की सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या ज़रूरत होती है कि उससे एक डीलिंग का पता चलता रहे कि कौन लोग आ रहे हैं, कैसे उनका कार्य हो रहा है, जो पब्लिक ऑफिसर्स है वो कार्य किस तरीके से कर रहे हैं और कहीं वहां पे कोई मिस हैपनिंग या मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा। बेसिकली जो कैमराज होते हैं वो इस चीज को रेगुलेट करने के लगाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो पब्लिक डीलिंग होती है, आप पब्लिक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप बिजली विभाग में जाएंगे, पानी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जाएंगे, लेकिन जहां लोग एग्रीव्ड होते हैं, जब आपकी कोई समस्या होती है तो आप सबसे पहले अपनी समस्या लेके पुलिस ऑफिस में जाएंगे। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट जो आज तक हमने देखी गई थी वो यही होती थी कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, हमारे सुनवाई नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए सबसे पहले जो चीज दी थी, जब ये क्वेश्चन उठा था, तो उनके ऊपर लागू इसलिए किया था कि आप किस तरीके से लोगों से डील कर रहे हैं ये देखना जरूरी है, आपका कंडक्ट का पता लगाना जरूरी है। और इसी वजह से आपने देखा है कितनी इंप्रूवमेंट आ गई है। आज की डेट में आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये सब जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आती जाती है तो लॉ हमारा डेवलप होता जाता है, या तो पार्लियामेंट करता है या वो जुडिशियल प्रेसिडेंट ट्रांसपेरेंसी आती चली जाती है। और जब हम बात करते हैं कि इंसाफ हर एक के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, उसकी पहुंच बनाने के लिए ये तमाम स्टेप्स हैं जो लिए जाते रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मयंक उपाध्याय है। मेरा सवाल निशा मैम से है कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट 2017 में इन द केस ऑफ केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, और हर फंडामेंटल राइट के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो एक्सेप्शन और ग्राउंड्स हैं जिन पे हमारे सिटीजन्स का या किसी भी इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी वॉलेट हो सकता है, और कैसे अथॉरिटीज़ और हमारी सरकार उन एक्सेप्शन को यूज़ करके हमारे सिटीजन्स का ये राइट वॉलेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, जैसे कुछ इंटरफेरेंसेस होती हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जब वो चीज़ें मेरे पर लागू होंगी तो डेफिनेटली मेरा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। जैसे मैं आपको 2 केसेस का उदाहरण देके बताया, एक खरक सिंह का केस जो 1963 में आया था, जिसमें क्या था कि बेसिकली उसके ऊपर जो था सर्विलियंस लगाया था।
मे बी यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल जाहिर था, मतलब कि ठीक था, लेकिन मेरे लिए क्योंकि पुलिस वाले जो थे रात बेरात आते थे, कौन आता है कौन जाता है उसके बाद पूरा सर्विलियंस था, मेरे लिए जो है बिल्कुल राइट टू लिबर्टी का भी वॉयलेशन है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब कि आर्बिट्रेरीनेस में है या फिर प्रॉपर एक ड्यू प्रोसेस के साथ नहीं है। यहाँ पे हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन जो है होता है। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको आधा आंसर दिया। दूसरा जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये कहता है, जैसे मैंने आपको बताया केस पुट्टास्वामी की जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस देते वक्त ये कहा था कि आर्टिकल 21 जो है एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। अब क्वेश्चन आता है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या? तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में बेसिकली हमारा जो है नेशनल सिक्योरिटीज़ होता है, प्लस आपके इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो आपके डेटा को अपने तक रख सकती है। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, 2024 में कि जो हमारा DPDP एक्ट है इसी के साथ 23 में इसकी नींव रख दी थी गवर्नमेंट ने। कुछ ऐसी यू कैन से कुछ ऐसा कंटेंट जो कि हमारे सोशल मीडिया पे मतलब कि डाला जाता है, अगर वो मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिससे कहीं तो पब्लिक ऐसे ऑर्डर कंटेंट को डिस्टर्ब भी हो सकता है। गवर्नमेंट जो है डिलीट कर सकती है। चलिए इसको छोड़ के आप टिकटॉक पे आ जाइए। 2021 और 22 में गवर्नमेंट ने कई सारी ऐप्स जैसे टिकटॉक वगैरह जो थे, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे, उनको भी डिलीट किया है। तो ये तो एक्सेप्शन जहां नेशनल सिक्योरिटी का मसला आता है वहां पर हमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखना होगा कि अब हुकूमत को वो स्टेप्स लेने ज़रूरी बन जाते हैं कि कहीं हम नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, और इसी वजह से इस तरह के कानून लाए जाते हैं। मुझे लगता है कि आज की इस पेशकश के ज़रिए हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे नाजरीन ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया होगा, जानकारी हासिल की होगी, और हमारा मकसद भी यही है कि आप अपने हुकूक़ को, अपने अधिकारों को जान सकें। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की इस पेशकश में हिस्सा लिया। आपने अपने तजुर्बे से आज के इस प्रोग्राम पर रोशनी डाली और स्टूडेंट्स ने अपने सवालात से इस प्रोग्राम को और ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत बनाया। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे और आपको छोड़े जाएंगे कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।